स्वागत है आपका कारण बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और आज मेरे साथ मौजूद है जीप कंपास। अब आप तो सोच रहे होंगे जीप कंपास तो नई नहीं है, ये काफी सालों से सेल पे है और ये वर्जन को आके भी काफी टाइम हो गया है। पर जो ये कंपास है इसके साथ मैंने पिछले कुछ महीनों से 1000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल किया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ऐसी 3 बातें जो बनाती है इस कंपास को आज भी एक सॉलिड बाय, और ऐसी 3 चीजें जो कंपास को इम्प्रूव करने की जरूरत है इसे अपना मुकाम इस सेगमेंट में बरकरार रखने के लिए। तो जल्दी से कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी मुलाकात जल्दी हो सके। वो पहली चीज जो कंपास के फेवर में काम करती है वो है इसका जीप ब्रांड ही, क्योंकि जो जीप ब्रांड है इंडिया में वो एक एस्पिरेशनल वैल्यू होल्ड करता है। वैसे ही जैसे स्कोडा हो गया या मर्सिडीज या BMW, जो कंपास है वो अपना एस्पिरेशनल वैल्यू काफी होल्ड किया है थ्रू आउट द 7 years जो इस इंडिया में वो सेल पे है। उसके अलावा जो कंपास खुद में ही एक वेल पुट टुगेदर SUV है, क्योंकि ये ऐसी मैसिव या बल्बस नहीं लगती इसके कंपटीशन के जैसे जो है टाटा हैरियर या XUV700, और ना ही एक ऐसी चीकी SUV लगती है जैसे कि Hyundai Tucson या छोटी किया की सेल्टोस। ये खुद में ही एक वेल प्रोपोर्शन डिजाइन लेके आती है, इसका कैबिन भी वेल पुट टुगेदर है। जो ये कार है ये अब तक चल चुकी है 13,000 किलोमीटर, और ये जो 13,000 किलोमीटर है ये आरामदायक अच्छे 13,000 किलोमीटर नहीं है, टेक इट फ्रॉम मी। बट फिर भी इसका जो कैबिन है ये अब भी ऐसा लगता है कि ये गाड़ी फैक्ट्री से रोल आउट हुई है कल ही। वेल नहीं, नॉट कल ही बट से पिछले हफ्ते। कंपास की भारत में पॉपुलैरिटी की एक और वजह थी उसका ड्राइविंग डायनामिक्स, जो आज भी उतना ही अच्छा है, स्पेशली क्योंकि ये एक जीप प्रोडक्ट है एंड जीप के पास है कई सालों का ऑफ रोड एक्सपीरियंस। तो जीप ने कंपास को लाया इंडिया में अपने 4x4 हार्डवेयर के साथ। इंडिया में अभी भी 4x4 ज़्यादा गाड़ियों में नहीं मिलता, और कंपास में जो केपेबल 4x4 हार्डवेयर है ये इतना अच्छा है कि मेरे जैसे नौसिखिए लोग भी इस कार को एक टफ ऑफ रोड टेरेन पर चलाने के बाद दूसरी तरफ इतने अच्छे स्माइल के साथ निकल सकते हैं, क्योंकि कार ने एक्चुअली पूरा ऑफरोडिंग उनके लिए कर लिया। हाँ, मैं मानता हूँ इसका जो इंजन है ये डीजल इंजन ये थोड़ा रफ साउंड करता है, स्पेशली सिटी स्पीड्स पे। इवन जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी थोड़ा स्टिफ है जब आप स्लो स्पीड पे इसे चलाओ, और जब आप इसे ले जाओ एक हाईवे टूर पे, एक लंबे राइड पे, तब आपको इसका असली मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो इंजन है ये लॉन्ग राइड्स के लिए बना गया है। ये काफ़ी रिफाइंड हो जाता है। ये जो गियर बॉक्स है ये भी अपनी सारी खामियां भूल कर इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है इस इंजन को, और जो सस्पेंशन सेटअप है ये भी इंडियन हाईवेज को काफ़ी अच्छे से टैकल करता है। अब इस बात को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया जब मैंने कंपास को एक 500 किलोमीटर की रोड ट्रिप पे ले गया था। ये रोड ट्रिप पे मैंने कुछ रास्ते ऐसे एक्सपीरियंस किए जो बटर स्मूथ थे, और कुछ रास्ते एक्चुअली अंडर कंस्ट्रक्शन थे। उसके अलावा कोंकण के उस घाटों को मैंने बारिश में एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ पे ये कंपास ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया, बी इट ऑन द हाईवे जहाँ उसका रनिंग स्मूथ था, घाट पे जहाँ पे उसका ड्राइविंग डायनामिक्स, कॉर्नर कैपेबिलिटीज़ और इवन उसका जो एजिलिटी था वो इतना सटीक था कि मुझे लग रहा था कि मैं एक सेडान चला रहा हूँ। और जब रास्ते ख़राब हुए तब मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि एक प्रॉपर SUV को ओन करना कैसा होता है। हाँ, इसमें थोड़ी खामियां हैं, जैसे मैंने बताया कि इसका जो गियर बॉक्स है वो थोड़ा और रिफाइंड हो सकता था, इसका राइड क्वालिटी थोड़ा और एब्जॉर्बेंट हो सकता था, स्पेशली इसका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा हैवी हो जाता है एक नॉर्मल डे यूजेज के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें ज़्यादा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस या शौक नहीं है। और उसके अलावा जो ओवरऑल इसका माइलेज है ये भी थोड़ा बेटर हो सकता था एवरीडे यूज़ के लिए। पर इसकी जो कुछ छोटी मोटी ड्राइविंग डायनामिक्स से रिलेटेड खामियां हैं फिर भी उसे नहीं हरा पाती जो इसका ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स है। जो इसका ड्राइविंग कैरेक्टर है वो शायद ही कोई और कार ऑफर कर सकती है। और अब तक तो मैंने इसके ऑफ रोड क्रेडेंशियल्स के बारे में तो बात भी नहीं किया है।
और जो अगली चीज़ जो कंपास में अच्छी है वो है इसका कैबिन। आई नो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इसका कैबिन थोड़ा क्रैम्प्ड है, थोड़ा ओल्ड फैशन है, बट लिसन टू मी फर्स्ट। ये कैबिन लास्ट अपडेट हुआ था 2021 में जब फेसलिफ्ट आया था। एक्सटीरियर भले ही ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने मिले थे, बट कैबिन कॉम्प्रिहेंसिवली चेंज हुआ था। मुझे पहले लगा था कि हाँ, ये कैबिन थोड़ा दिखने में बोरिंग है, ऑल ब्लैक है, कुछ फैंसी नहीं है, इसमें कोई पार्टी पीसेस नहीं है। बट जैसे ही मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इस कैबिन के साथ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हर कार का कैबिन ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये कैबिन वेरी एर्गोनॉमिक है, सब कुछ सॉर्टेड है, एवरी कंट्रोल एवरी बटन जो भी है सब आपके पहुंच के बीच में है। आपका जो मटेरियल यूज़ किया गया है यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक प्रीमियम कार का फील डेफिनेटली महसूस होगा, स्पेशली जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील है, इसका बटन्स टैक्टाइल है, इसके पीछे भी बटन्स मिलते हैं जो आई डोंट थिंक कोई और कार में पीछे की ओर बटन्स मिलते हैं। उसके सामने आपको मिलता है एक ऑल डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आपको देता है, जो काफ़ी गीकी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन इसका जो टच स्क्रीन है, यहाँ पे आपको जो इंटरफेस मिलता है वो सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू नेविगेट है और वेल सॉर्टेड भी है। जो उसकी सीट्स है ये ज़्यादा फर्म भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो अगर आप इसमें लॉन्ग डिस्टेंस चलोगे तो आपको ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होगी। इसमें आपको वेंटिलेशन तो मिल जाता है, बट आई एडमिट ये ऑल ब्लैक कैबिन में शायद समर सीजन में आपको काफ़ी गर्म भी होगा। उसके अलावा जो सेंटर कंसोल है ये भी काफ़ी एर्गोनॉमिक है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर के बीच में आपको इवन ये चाबी रखने का भी स्लॉट मिलता है, बट मैं ये स्लॉट यूज़ करता हूँ अपना एक फ़ोन को वर्टिकली स्टैक करने के लिए, जो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस है, आगे स्पेस है, बड़ा ग्लव बॉक्स है, डोर पैड्स में भी स्पेस है। पर आप जब सेकेंड रो में जाते हो तब हाँ, आई एडमिट कि ये कंपटीशन के सामने थोड़ा कम स्पेस ऑफर करता है कैबिन में, बट जो टॉलर पैसेंजर है सिर्फ उनको तकलीफ होगी। एक नॉर्मल फैमिली ऑफ 4 को अगर आप देखें तो जो सेकेंड रो का स्पेस है वो डिसेंट है। इवन जो लेग रूम है, हेड रूम है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, तो ओवरऑल स्पेस डिसेंट है। ज़्यादा स्पेशियस नहीं कहूँगा, पर आपके यूजेज के हिसाब से मोर देन इनफ है। इवन इसका जो 440 लीटर का बूट स्पेस है, अगर एक फैमिली ऑफ 4 अगर जा रही है एक वीकेंड गेट अवे के लिए, तो वो भी लार्ज, स्पेशियस और आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट भी मिलता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, कंपास पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी 2017 में, उसके बाद उसका फेसलिफ्ट आया था 2021 में, और तब से अब तक ये कंपास में कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं। सो कंपास देखा जाए तो तकरीबन 7 से 8 साल पुरानी हो चुकी है, और कोई भी कार जो 7 से 8 साल तक मार्केट में है उसको चाहिए एक जनरेशन चेंज, और कंपास के साथ भी सेम स्टोरी है। तो अगर उसे अपने पुरानी या फॉर्मर ग्लोरी पे जाना है, कंपास को चाहिए एक जनरेशन चेंज, और वो भी जल्द ही। अब जो दूसरी वजह है कंपास को ना लेने की, वो है इसके लैक ऑफ पावर ट्रेन चॉइसेस। आपको सिर्फ एक डीजल इंजन मिलता है और पेट्रोल इंजन का ऑप्शन अब नहीं मिलता जो पहले ऑफर किया जाता था। ये डीजल अभी फिलहाल 4x2 स्पेसिफिकेशन में भी भले ही उसका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, बट उसका फ्यूल एफिशिएंसी उतना खास नहीं है। हमें इसका रियल वर्ल्ड सिटी माइलेज तकरीबन 11 kmpl मिला है, और हाईवे पे ये बेहतर होके 16 kmpl हुआ है, और इसके टैंक फुल पे आप तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर ही ड्राइव कर पाओगे। दूसरी बात ये है कि ये कंपास थोड़ी महंगी भी है, स्पेशली उन CSUV से जो कई सारे ऑप्शंस भी देते हैं, और कंपास से तकरीबन 10 लाख रुपए सस्ते भी है। और जो इसकी डायरेक्ट राइवल हैरियर है वो इससे कंपैरिजन में प्राइसिंग में भी कम है और डायमेंशन में भी बड़ी है। और आखिर में आते हैं जीप इंडिया के सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क पे, जो उतना एक्सटेंसिव नहीं है जितना उसे अब होना चाहिए था। और तीसरी बात ये है कि जो कंपास है, मैं इसे 1 महीने से चला रहा हूँ, और मैं एडमिट करता हूँ कि जो मॉडर्न डे EVs है या जो छोटी स्यूडो SUVs है, उसके कंपैरिजन में जो कंपास है ये एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल SUV का फील देती है। ये रगेड है, इसमें बहुत सारा कैरेक्टर भी है, बट ये ओल्ड स्कूल कैरेक्टर शायद मुझे पसंद हो और बहुत कम लोगों को पसंद हो। पर जो मॉडर्न डे बायर है उनको अपनी SUV से ईज ऑफ ड्राइविंग चाहिए, उन्हें चाहिए बहुत सारे फीचर्स,
भले ही फील ना हो बट उनको माइलेज ज़्यादा प्रेफर्ड है। सो जो कंपास है ये उनके लिए एक काफ़ी ओल्ड स्कूल रूडिमेंट्री एसयूवी की तरह आती है। उनके लिए ये गाड़ी ऐसी हो गई जैसे मॉडर्न सीएनसी के ज़माने में चीनी और हथौड़ा। तो आखिर में बात आती है इस जीप कंपास की, और जीप इंडिया को इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब 2017 में ये आई थी ये थी एक फॉर्मिडेबल कार, बट इतने सालों के बाद अब कंपटीशन ने कॉट अप कर लिया है इसके साथ, और इसको एक मुश्किल हो रही है अपने कंपटीशन में अपनी जगह बनाने की। भले ही ये कंपास दिखने में हैंडसम है, इसका कैबिन एर्गोनॉमिक के अलावा फीचर लोडेड, डिसेंटली फीचर लोडेड भी है, और चलाने में भी ये काफ़ी अच्छी है, भले ही वो सिटी हो, हाईवे हो या ऑफ रोडिंग हो। बट ये अब हो चली है काफ़ी महंगी, और ये अपने कंपटीशन के मुकाबले साइज में भी थोड़ी छोटी है, और इसके अलावा इसका जो सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए था, और ये थोड़ी पुरानी भी हो चली है। तो देखा जाए तो कंपास का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये नहीं है कि उसका प्राइसिंग है या उसका डायमेंशन है या उसकी पोजीशनिंग है, उसके फीचर्स है, या ओवरऑल कोई और फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर है कि जो कंपास है ये एक काफ़ी मैच्योर एसयूवी है, और ये सबके लिए नहीं बनी। जो इसके ओनर्स हैं ये आज भी इससे खुश है और दे स्वेयर बाय इट। एंड अगर आप ये कंपास को फिलहाल खरीद सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए और इसे खरीदिए, क्योंकि जो इसका कैरेक्टर है ये काफ़ी गाड़ियों में आपको नहीं मिलेगा, और ये कैरेक्टर शायद इसके नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट अपडेट के साथ खो भी सकता है। तो कंपास को मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करूंगा जो रग्बी प्लेयर तो है ही, बट वो जब क्लास में आता है वो एक क्लास टॉपर की तरह बिहेव भी करता है, और ये ही एग्जाम्पल बेस्ट है आपको ये समझने के लिए एक कंपास क्या चीज़ है। इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करिए और उनके साथ शेयर कीजिए जो एक एसयूवी खरीदना चाह रहे हैं और डिसाइडेड नहीं है कि उन्हें कंपास लेना चाहिए या नहीं। और इसके अलावा आपको और कोई डाउट है कंपास से रिलेटेड या उसके कंपटीशन से रिलेटेड, हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, या हमारी वेबसाइट www.car&bike पे आप विजिट कर सकते हैं। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।